नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना हुई है, प्राकृतिक त्रासदी है। उसके बारे में हम आपको और डिटेल देंगे। कुछ हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, उनसे बात करेंगे। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। धराली में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। धराली में कई घर और होटल मलबे में दब गए हैं। सेना और आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी बचाव काम में जुटी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनकी डिटेलिंग देखिए आप, कैसे यहां पर बिल्कुल मात्र कुछ सेकंड्स में ही एक बहुत बड़ी त्रासदी यहां के लोगों के लिए मौत बनकर सामने आई। चीख पुकारे आप लगातार सुन रहे हैं। इन विजुअल्स को आप देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि वो जो होम स्टेज हैं, जो होटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो जगह है जहां पर लोग रहने आते हैं, वहां पर अगर कोई रहा होगा तो क्या हाल हुआ होगा। और इसी बीच एक तस्वीर ये भी है जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स मौत को मात देता हुआ इस त्रासदी से बचकर ऊपर की तरफ आता हुआ। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में हुआ क्या है। हर्षिल, जो कि एक प्रोमिनेंट टूरिज्म की जगह है, लोग वहां पर जाते हैं। ये जगह जहां पर गंगोत्री के ज्यादा दूर नहीं है, गंगोत्री के पास है। वहां पर होम स्टेज, होटल, रिजॉर्ट बने हुए हैं जहां पर लोग जाते हैं। और देखिए कैसे ये जो बादल फटने के बाद ये पानी ऊपर से आया है, भागीरथी नदी का जो जलस्तर है जो बढ़ा है, और उसके बाद ये पानी अपने साथ जो मलबा लेकर आया है, उसने कैसे वहां पर लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो ये काल बन गया, आप देख सकते हैं। और लोग ही नहीं, घर, जो इमारतें थी, सामने जो भी आया, जो होटल रिजॉर्ट जो भी आया, सब वो कैसे बहा के ले गया। आप देखिए लोग यहां खड़े थे, 1 2 3 4 5 6, हम आपको नंबर्स भी दिखा रहे हैं कि यहां पर पानी मलबा आया। 1 2 3 4 5 6, ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, कई फ्लोर की बिल्डिंग्स है, ऐसा नहीं कि केवल एक फ्लोर है। और वो कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं, आप देखिए कैसे ये लगातार मलबे के साथ आगे जा रही हैं। कुछ लोग नीचे यहां पर भागते हुए भी दिख रहे थे, हमने आपको दिखाया। अब बच पाए नहीं बच पाए अभी कुछ उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये मलबा अपने साथ कैसे बहाते हुए ले गया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में, हर्षिल के पास धराली में जो हुआ है, बादल फटा है। और कहा जा रहा है कि एक नहीं कई बादल फटे हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। लोग यहां पर खड़े थे, देखिए लोग भाग रहे हैं, ये देखिए लोग कैसे भागते हुए दिख रहे हैं आपको। लोग यहां पर कैसे चीख पुकार उनकी सुनाई पड़ रही है, कैसे चीख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और एक तस्वीर ये है, ये शख्स अकेला, देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस त्रासदी को मात देकर आया है, बचा है। कैसे पीछे देखिए मलबा ही मलबा दिख रहा है और कैसे वो वहां से निकलकर आगे आया है। और बादल फटने के बाद कैसे मलबे का अंबार लगा और उस मलबे से निकलता हुआ ये शख्स ऊपर की तरफ, जिंदगी की जद्दोजहद कहिए आप कहिए कि जहां पर अगर किसी की मौत नहीं आई है तो वो कैसे इतनी बड़ी त्रासदी से बच सकता है, उसका सबूत है ये तस्वीरें। देखिए कैसे ये शख्स वहां से निकलकर, मलबे से निकलकर आ रहा है। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे ये इस वक्त हम उत्तराखंड की एक बड़ी त्रासदी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये बताता है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, और नंबरिंग देखिए यहाँ पर, नंबर्स भी आपको दिखा रहे हैं कि कितने ज्यादा यहाँ पर रिजॉर्ट थे, कितनी बड़ी इमारतें थी जिनको यहाँ पर ये मलबा, ये जो साथ में आया वो आगे बहाते हुए ले गया। उत्तरकाशी में कहां कहां त्रासदी आई है ये जानिए आप। उत्तरकाशी में गंगोत्री, ये देखिए एक तस्वीर और देखिए, तो ये कुछ लोग बचे हैं चिल्लाते हुए। और ये वीडियो भी उन्हीं में से कुछ एक लोगों ने बनाया जो ऊपर की तरफ खड़े थे और जिन्होंने इसको कैद किया अपने मोबाइल में और बताया कि उत्तराखंड में क्या हुआ है, कैसे घर के घर बह गए, कैसे रिजॉर्ट के रिजॉर्ट बह गए, कैसे यहां पर एक बाजार जहां पर लोगों का अंदेशा तक नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो बह गया। और कहां कहां उत्तराखंड में त्रासदी आई, देखिए आप समझिए इसको। ये है वो धराली जहां पर ये बादल फटा है और यहां से बगल में भैरव घाटी है और थोड़ी सी दूर पर गंगोत्री है। तो उत्तरकाशी में कहां पर त्रासदी आई आप समझिए। अगर आप गंगोत्री गए होंगे, हर्षिल गए होंगे तो इस चीज को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। मलबे में कई घर और होटल बह गए। ये देखिए कैसे यहां से मलबा आया है और कैसे ये सब साथ में बहाता हुआ लेकर चला गया है। पहाड़ पर यहां पर बादल फटता है और फिर ये कैसे बहाते हुए ले जाता है अपने साथ यहां से। ये वो रूट यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त गंगोत्री के विधायक हैं सुरेंद्र चौहान जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो वही स्थानीय नेता है। अच्छा, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। गंगोत्री के विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रोफेसर संतोष कुमार, आप एनआईडीएम
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। मेरे साथ आनंद शर्मा है, आप भी यहाँ पर फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक कुमार जी हैं, आप फॉर्मर डीजीपी उत्तराखंड, और हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं और आप भी एनआईडीएम के साथ जुड़े रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है सर। लेकिन पहले मैं प्रोफेसर संतोष कुमार आपसे जानना चाहता हूं। प्रोफेसर संतोष कुमार, हमने जोशीमठ देखा, हमने इससे पहले केदारनाथ देखा, हमने इसके अलावा कुछ और दुर्घटनाएं देखी हैं, लेकिन ये दुर्घटना ये जो बहुत बड़ी है, ये त्रासदी बहुत बड़ी है। अभी तक शायद हम इस बात का अंदाजा लगा भी नहीं पाए हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ इससे, क्योंकि जिस तरह से मलबा आया है और जिस फोर्स में आया है, जिस तरह से वहां इमारतों को और अपने साथ तमाम चीजों को बहा लेकर गया है, आपका क्या असेसमेंट है इस दुर्घटना का? जी गौरव, सबसे पहले तो ये बड़ी त्रासदी हुई है और अचानक सडन हुआ है। उसके पहले मैं इस पे जाऊं, एक करेक्शन कर दूं, मैं पहले एनआईडीएम में था, अभी मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस अगर करते हैं इसका, तो इसमें सबसे पहली चीज आ रही है कि बारिश का होना। तो एक बारिश क्लाउड बर्स्ट का जैसे अपने नाम दिया, इसका मतलब है कि 100 mm से ज्यादा बारिश हुई वहां पे, जो क्लाउड बर्स्ट का ये। तो क्लाउड बर्स्ट के साथ जो फ्रेजिलिटी ऑफ द लैंड है उसका सम्मिश्रण हुआ, और उस सम्मिश्रण के साथ हमारा लैंडस्लाइड हुआ। और उसके बाद एलिवेशन इसका काफी है, जो डाउन लाइन है वो एलिवेशन ऊपर काफी है जहां से मलबा आ रहा है, तो उसका फोर्स भी बढ़ा, पानी के साथ मलबा बढ़ा, फोर्स बढ़ा। और तीसरी जो बात मुझे लग रही है, एनडीआरएफ के डीआईजी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। और कितने मेंबर्स हैं पूरी टीम में जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि एचएम ने भी ट्वीट कर दिया है कि एनडीआरएफ को बोला जा चुका है पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली, ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। क्या उम्मीद लग रही, कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिहायशी इलाके थे उसमें जो इसमें फ्लैश फ्लड में आफ्टर क्लाउड बर्स्ट के बाद इंसिडेंट हुआ था? देखिए, इसकी सूचना अभी हमें एसडीएमए के हवाले से स्थानीय प्रशासन से अभी मिली नहीं है, पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। वायनाड में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ, क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ, तो बहुत बड़ा दुर्घटना था। आपको लग रहा है कि उस तरह का मैच, क्योंकि बहुत देख के जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं काफ़ी दुखदाई हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो वायनाड है या चमोली का जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में, एकदम एक तरह से एक रिप्ले लिख रहा है ये इंसिडेंट। तो ये बड़े स्तर पर ये एक राहत बचाव का कार्य अभी यहाँ पर होना है। इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं तो किस तरह का खतरा होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए खास तौर पे वहाँ पे जाके प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों को बचाना होता है और खुद की भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मलबा काफ़ी है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक तो खोजना, लोगों को मलबे के नीचे जो दबे हुए बॉडीज़ होंगी उनको निकालना एक अपने आप में चैलेंज होता है। और इसके अलावा जो चूँकि बारिश हो रही है, सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड के भी खतरा रहता है, उससे भी जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा। थैंक यू। तो वायनाड और चमोली का रिप्ले लग रहा है, ये कह रहे हैं एनडीआरएफ के डीआईजी। वो कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं जिनकी हम वहां पर खोज कर रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है, ये कह रहे हैं एनडीआरएफ के डीआईजी। और आनंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संतोष जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं यही कह रहा था कि जो अचानक इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, और क्लाउड बर्स्ट के साथ जो डाउनफॉल मेन स्ट्रीम की हाइट होने की वजह से बहुत कम समय में मलबा नीचे पहुंचा, जिसमें और साथ ही साथ जो नदी या जो भी परिवेश था वहां पे सिल्ट काफी दिख रहा है पहले से, जो एक धारा बह रही थी, तो उसमें कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम रही, इसलिए पानी का जो जितना लोड था बोल्डर्स का वो सीधा ओवरफ्लो किया उससे। तो इसमें जो स्ट्राइक किया वो काफी फोर्स के साथ किया, और उसके साथ साथ ये पूरी जो तबाही हुई
इसके कारण से हुआ। इसमें जो अर्ली वार्निंग की बात आप कह रहे थे कि इस संभावना बनती है नहीं, तो ये बहुत कम समय में बना और इसके प्रिसीजन पे जाने में थोड़ा भी वक्त लगता है, क्योंकि उस तरह के रडार सिस्टम, उस तरह से वार्निंग सिस्टम जो भी डेवलप की जा रही है उसका एक कारण होगा। लेकिन जो चैलेंज अभी होगा इस मलबे से लोगों को निकालना, क्योंकि मलबा एक केवल बोल्डर्स नहीं है, उसके नीचे लिक्विड के साथ है, तो एक पानी के साथ जो अंदर लोग होते हैं तो उसमें एक संभावना बहुत कम रहती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं आपके पास आऊंगा, इस बात को और बात करूंगा, लेकिन देखिए स्थानीय जनप्रतिनिधि सुरेश चौहान जो कि गंगोत्री के विधायक हैं वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो जरा उनसे पूछते हैं। सुरेश जी, मुझे दिख रहा है आप शायद घटनास्थल की तरफ ही जा रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक इस बारे में? जानकारी तो तत्काल मिल गई थी। पहले जो धराली के ऊपर जो खीर घाट पड़ती है। हेलो जी जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ आवाज आ रही। खीर घाट पड़ते हैं धराली पे, उस गदरा वो बहुत गहराई में और उसके ऊपर 200 मीटर कहीं बादल फटा। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आप सुन रहे हैं, आप लाइव हैं इस वक्त, आप तो सुन पा रहे हैं हम। वो स्पीड में बहुत तेजी से गदरा आया और वो सब आपने विजुअल देख लिया, लेकिन तत्काल जो है वहां पे 4 किलोमीटर पे हरसिल में आर्मी का कैंप है। तत्काल उनसे कांटेक्ट किया गया, जिलाधिकारी से कांटेक्ट किया कि तत्काल आर्मी की टीम वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चल रहा है और लगभग 15-20 लोगों को निकाल भी दिया गया है। इतने 1-2 घंटे का ये कार्यक्रम चल रहा था, इतने में जो है मंदाकिनी नदी उस पर भी बादल फटा, मंदाकिनी घाट और उस पे भी बादल फटा और उस बादल फटने से जो हमारी आर्मी की जो हरसिल के इस तरफ को जो वो थी वो पूरी जो है दब गई और उससे पूरा पानी भर गया, हरसिल में झील टाइप की बन गई। उसके बाद जो है 1 घंटे बाद सुक्की के सामने एक नाला पड़ता है, उस पे भी बादल फटा और बहुत पूरा जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा एक नदी जो है उफान पर है। लोग नदी के किनारे डरे हुए हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे निगरानी रख रहे हैं। हमारे कितना नुकसान हुआ होगा इस बारे में कोई जानकारी है कुछ? क्योंकि पूरा बाजार था बताया जा रहा है और पूरा बाजार बह गया, इतना मलबा आया, पूरा बाजार बह गया। धराली बाजार का कहीं कोई पता नहीं है और कई लोग जिस समय वो बहुत तेजी स्पीड में आए, लोग जो पल्ली पार जो मुखवा के जो गांव के थे, जब आवाज बहुत जबरदस्त आई तो उन्होंने हल्ला किया, उन्होंने पार से देखा क्योंकि धराली से दिख नहीं रहा था। तो जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा सीटियां हल्ला शुरू किया वहां से कि बचो बचो भागो भागो, तो लोग भागने लगे। उसमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग अपनी जान बचाने में जो है नहीं, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं सुरेश जी, उसमें मलबा मतलब अगर 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं तो उसमें 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक आया हुआ है और काफी दूर तक आया हुआ है। आपके पास कोई जानकारी है इस समय कितनी चहल पहल रहती है, कितने लोग रहते होंगे? होम स्टेज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनमें लोग थे कि नहीं थे? नहीं, बहुत लोग थे धराली में और आज कल उनका कोई वहाँ पे मेला भी था, कार्यक्रम भी था वहाँ पे। हाँ, और अब कई लोगों की मेला था वहाँ पर होने की, लेकिन इसकी अब पुष्टि नहीं मिल सकती कितने, लेकिन वहाँ पे टावर था थोड़ी देर पहले, लेकिन टावर भी वहाँ चले गया। हाँ, हरसिल और हरसिल बाजार भी पूरा, हरसिल के लोग भी पहले वो सूचना दे रहे थे, अब वो भी जो है जब झील बनी तो वो भी अपना जो है नहीं, ये बताया जा रहा है कि 5 तारीख तक भारी बारिश की वहां पर अलर्ट भी जारी किया गया था 5 अगस्त तक, तो कुछ उसके लिए जिम्मेदारी, कुछ उसके लिए वहां पर व्यवस्था की गई थी? अरे भाई साहब, व्यवस्था ऐसा है ना, देखो हम चल रहे हैं, बारिश लग रही है, अब जो धराली गांव से 200 मीटर ऊपर है, उनको क्या पता कि इसके ऊपर कहीं जो है फटना है। नदी तो थी नहीं कि नदी से कहीं खतरा रहा होगा, लेकिन वो इतना जब ब्लास्ट हुआ तो उससे पूरे पेड़, पूरा पहाड़ जो है चल पड़ा। तो इसमें अगर मैं भी निकल रहा हूँ, जगह जगह सड़कें स्लाइड हो गई हैं, पत्थर गिर रहे हैं, रिस्क है। जिलाधिकारी, एसपी भी आधे रास्ते में कहीं फंसे पड़े हैं। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है जो हमारी। सुरेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, आप बड़ा अच्छा जमीन से जो इनपुट दे रहे हैं, बड़ा ऑथेंटिक इनपुट दे रहे हैं। आपसे इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन देखिए हमारे साथ अशोक कुमार जी भी हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तराखंड के। अशोक कुमार जी, सुरेश जी वहां पर कह रहे हैं कि देखिए ये तो था, हमें पता था कि भारी बारिश होगी। अच्छा, अनिल बलूनी बीजेपी के सांसद गढ़वाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, उत्तराखंड में आपके गृह राज्य में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई है और ये हमने चमोली में देखा, जिस तरह से लगता है कि वैसा ही कुछ हो रहा है।
क्या आपको जानकारी मिल पा रही है अभी, कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, अभी जिस तरह का आपको जानकारी में उत्तर काशी के धराली में ये घटना हुई है, और अभी हम लोग गृह मंत्री जी से भी मिले थे, गढ़वाल के तीनों सांसद, और जो अभी तक की जानकारियां उसके हिसाब से बड़ा ही भयाभीत करने वाला ये दृश्य है। वहाँ जिस तरह की विजुअल आ रहे हैं वह भी सब आप देख रहे होंगे, ये बड़े भयावह विजुअल्स हैं वहाँ से। और पूरी तरीके से जो हमारे राज्य सरकार की मशीनरी है, वहाँ पर जो हमारा SDRF है, जिला प्रशासन है, वह सब मौके पे है इस वक्त, और आर्मी का एक कॉलम वहाँ मूव कर चुका है। हमारी तरफ से वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से पूरी मदद की जा रही है। 2 चिनूक जो हेलीकॉप्टर है वो स्टैंड बाय पे हैं चंडीगढ़ में, और 2 Mi-17 सरसावा सहारनपुर में वहाँ जाने के लिए तैयारी में है, और ITBP NDRF भी वहाँ पर है। सब लोग रेस्क्यू कर, अभी जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। हम भगवान बद्री विशाल से यही कामना करते हैं कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम जीवन उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी यही कामना करते हैं। लेकिन अभी हम एक तस्वीर देख रहे थे, अनिल बलूनी जी, आप लोग संसद परिसर में गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे थे, तो क्या बातचीत वहां पे हो रही थी? देखिए, गृह मंत्री जी ने जो हम लोगों को बताया है कि पूरी तरीके से भारत सरकार इसको बड़ी गंभीरता से लेती है। लगातार गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे इस आपदा को वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो भी आवश्यकता राज्य सरकार को होगी, भारत सरकार उसकी पूरी मदद करने के लिए तैयारी कर रही है। गृह मंत्री जी ने बताया कि ITBP के लोग कि वहाँ नजदीक उनकी डिप्लॉयमेंट है, वो भी वहाँ पहुँच गए हैं, और पूरी तरीके से स्थिति को वहाँ पर नियंत्रण करने का प्रयास चल रहा है। यही सब अभी तो एकदम यही सब मानते हैं कि भाई किसी तरीके से जनहानि कम से कम हो, इसी चीज सब लोग हम प्रार्थना करते हैं। नहीं, वो तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार वहां पर कोशिश कर रही है। रेस्क्यू के काम में भी तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन ये जो बाजार था, क्योंकि यहाँ पर लोग थे, तो क्या हम कुछ आपकी तरफ से कोई आंकड़े जान सकते हैं नुकसान का? क्या हुआ अभी मुझे लगता है कि इस तरह के आंकड़ा बताना संभव नहीं होगा, और सारा प्रयास जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। किसी तरीके से जितने लोगों को हम लोग जीवित बचा सके और जितने जान माल की हानि को कम कर सके, उसकी उसमें अभी, क्योंकि इस तरह का जो डिजास्टर होता है आपने पहले भी देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में दुर्भाग्य से इस तरह की कई बार परिस्थितियां पैदा होती है, और उसमें एकदम आंकड़ा समझना और इस तरह का नुकसान का आकलन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अभी पहली प्रायोरिटी जो वहाँ फंसे हुए लोगों को निकालने की है, और प्रशासन और NDRF SDRF इसी काम में लगी है। ठीक है, शुक्रिया अनिल बलूनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल बलूनी जो सांसद BJP के बता रहे हैं कि वहां पर पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, ताकि जल्दी से जल्दी उनका रेस्क्यू किया जा सके। अशोक जी, देखिए, आप क्योंकि पुलिस के मुखिया रहे हैं वहां पर, ऐसी स्थिति में पुलिस का काम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहां पर इस वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, क्या जरूरत है वहां पर लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये जो इस तरह की त्रासदी आती है क्लाउड बर्स्ट वाली, तो ये पिछले 10 सालों में काफी बढ़ी है उत्तराखंड में, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा, जो घटना विद इन 5 मिनट्स हो जाती है, 5 मिनट के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती है, तो एकदम से उस टाइम उसको रोकना संभव नहीं है। पहले प्रिवेंटिव स्टेप्स हो सकते हैं, पर उस टाइम उसको रोकना संभव नहीं है। तो अब घटना होने के बाद रेस्क्यू और रिलीफ, ये 2 स्टेजेस आती हैं। तो रेस्क्यू भी कितनी जल्दी पहुंच पाया, वो तो बगल में हरसिल में आर्मी थी, वो पहुंची होगी, पुलिस भी साथ में पहुंची होगी, SDRF भी वहां पे रहती है, गंगोत्री में भी रहती है, हरसिल में भी रहती है, और पीछे उत्तरकाशी में भी रहती है। तो SDRF भी जरूर से जरूर पहुंची होगी। तो वो जिस तरह की घटनाएं लग रही है, जितने फोर्स से पानी आया, जैसे संतोष जी ने कहा, तो मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि जो नीचे दबके के बचे हों। बिल्कुल इसको देख लीजिए, बिल्कुल केदारनाथ पैटर्न पे लग रहा है जो 2013 में हुआ था। जी, तो मुझे जोशीमठ में जो हुआ, जैसे वहां बादल फटा था, बिल्कुल उसी पैटर्न में, जैसा कि NDRF के DIG भी कह रहे थे अभी कि बिल्कुल उसका रिप्ले लग रहा है। तपोवन और रैनी में तो बहुत कम चांस लग रहा है, जो उसके डायरेक्ट चपेट में आ गया तो बचने की संभावना न के बराबर लग रही है। बट बाकी
एटलीस्ट जो साइड में कहीं जो होंगे जहाँ पे मलबा कम होगा तो हो सकता है कोई बचे। तो अभी रेस्क्यू और रिलीफ दोनों बहुत जरूरी है, और जितना फास्ट हो सकेगा। और एक इसको डाउन, इसका इम्पैक्ट नीचे कहाँ तक जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे लेकिन इसमें देखिए एक जानकारी आ रही है, मैं अपने दर्शकों को दे दूं, धराली के पास सुखी टॉप में भी बादल फटा। 3 घंटे के अंदर उत्तराखंड में दूसरा हादसा हुआ। किसी नुकसान की फिलहाल सुक्खू टॉप वाले हादसे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल धराली में ही बादल फटा है, बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं। 3 घंटे के अंदर उत्तराखंड में दूसरा हादसा हुआ है, सुक्खू टॉप पर भी एक बादल फटा है, और ये बताता है कि आज उत्तराखंड में इस इलाके के लोगों के ऊपर एक भारी त्रासदी यहां पर आई है, भारी विपदा टूटी है, जो यहां पर इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। और ये सुखी टॉप वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है, अभी क्या अपडेट है? देखिए, लगभग 1:41 की ये बात है जब धराली में ये क्लाउड बस्ट हुआ है और काफ़ी तेज से फ्लैश फ्लड आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये जो नदी का रास्ता था बहुत छोटा था, और लेकिन जब ये तेजी से फ्लैश फ्लड आया तो उसके बाद ये बाईं तरफ गया है, और जो बाईं तरफ जितने होटल, मकान और होम स्टे थे, जो बाजार थे, इन सभी को अपनी चपेट में ले लिया है। 4 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से ज्यादा लोगों के अभी लापता होने की खबर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में गनीमत यह रही कि पास में ही 4 किलोमीटर दूर आर्मी का बेस कैंप था, जहां से 150 जवान पहुंचे और 1520 लोगों को जो है रेस्क्यू करा लिया गया है। पूरे देश की निगाहें हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार लगे हुए हैं और लोगों को बाहर निकालने का काम फिलहाल वहां से किया जा रहा है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा जो है इस वक्त घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं, जिनके बारे में जो अभी आपको जानकारी दे रहे हैं ब्रिगेडियर दत्ता भी इस वक्त हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता सर, ये मुझे बताइए कि क्या कोई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इस तरह की आपदाओं को पहले से एंटिसिपेट कर सकें कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, हमारे पास आज जो अर्ली वार्निंग है या मीटरोलॉजिकल जो वार्निंग्स इशू करते हैं आईएमडी वाले, तो वो उपलब्ध रहती हैं, लेकिन उसकी वो केवल ये बताते हैं कि साहब रेड अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है या येलो अलर्ट है। तो वहां के जो लोग हैं उनके लिए ये एक चेतावनी रहती है, लेकिन वो किस मतलब इंटेंसिटी का होगा, कैसे होगा, किस एरिया में होगा, क्या वहां जो फ्रिजिलिटी ऑफ लैंड है, प्रोफेसर संतोष कुमार ने बड़े विस्तार से बताया कि वो उसके जो जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो काफी कंट्रीब्यूट करते हैं कि किस तरह से होगा। अभी आप देखिए, जितने भी इस तरह के, क्योंकि बहुत कम वैलीज होती हैं, पहाड़ों में जगह नहीं होती है, जिस तरह की टूरिज्म चल रही है, एक टूरिस्ट स्पॉट भी था यहाँ। लोग दराली, क्योंकि हरसिल में काफी लोग जाते हैं, मैं उस एरिया में रहा हूँ, और लोग यहाँ रहते हैं। तो इन सब चीजों को देखिए, आप देखिए जिस तरह से जो रिवर का कोर्स है वो उसमें एनक्रोचमेंट हो रखी है, उसकी डिसिल्टिंग नहीं होती है। लोग ये चाहते हैं कि साहब वहां भर जाए तो वहां हम एक बिल्डिंग खड़ी कर दें, जिस तरह के वहां देखिए आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए हुए हैं। तो वो अगर आप बिल्कुल जो उसकी एटलस पे जाएंगे या मैप्स देखेंगे तो यकीनन वो जो रिवर बेड है उसमें बने होंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये पहली वारदात नहीं है, और आप देखिए 2 दिन बाद इसका भी कोई केवल आज जिक्र और फिक्र होगा, इसका आगे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप देखिए वायनाड में इस तरह का इंसिडेंट हुआ, आप ये देखिए उत्तराखंड में तो खैर वो तो बहुत लार्ज स्केल हुआ था, करीब 6000 से ज्यादा लोग मारे गए। उससे पहले मालपा में हुआ था, 250 लोग उसमें मारे गए थे। चिरगांव में 1997 में हिमाचल में हुआ, जिसमें करीब 115 लोग मारे गए। तो हमें इन सब चीजों के बारे में मतलब केवल एक्शन जो कहते हैं ना, आफ्टर एक्शन रिपोर्ट नहीं, एक्शन जो लेसन्स अप्लाइड जो हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, तभी ये चीजें रिपीट होंगी। सिलकारा टनल का वाकया आपको याद होगा, बिल्कुल, जब किस तरह से एनवायरनमेंट को बिल्कुल दरकिनार करके वहां की सैंक्शंस ली गई, टुकड़ों में ली गई, कैसे हम प्रोसीजर्स को या जो नियामक देखिए आप जो कह रहे हैं ये बड़ी बात है, और ये बहस काफी लंबे समय से चले आ रही है, विकास वर्सेस प्रकृति। क्या ये हादसा भी उसी वजह से हुआ है? क्या ये जो त्रासदी हुई है उसी वजह से हुई है? लेकिन इससे पहले मैं इस पर बात करूं, एक जानकारी और देना चाहता हूं। आर्मी कैंप हर्षिल से 4 किलोमीटर दूर भी एक बादल फटा है। सेना के 150 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। सेना ने 10 मिनट के अंदर रेस्क्यू शुरू किया है।
उत्तरकाशी में 1:45 पर बादल फटा। सेना ने 20 लोगों को तुरंत बचाया। अब आपको ये मैप में जो दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, हर्षिल यहाँ पर धराली में बादल फटा है। ऊपर आप देखिए, थोड़ी ऊपर जाकर गंगोत्री धाम है, उसके थोड़ा आगे गौमुख है। नीचे आएंगे आप तो उत्तरकाशी है, एक तरफ ऋषिकेश का रास्ता है, दूसरी तरफ बद्रीनाथ का रास्ता है। तो यहाँ पर ये बादल फटा है हर्षिल में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन सुक्खी टॉप पर भी और हर्षिल के आर्मी कैंप के थोड़ा दूर भी एक बादल फटने की जानकारी सामने आई है। अब सवाल यह है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्या इन घटनाओं को अगर नहीं रोक सकते तो क्या इनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं? संतोष जी, क्या लगता है आपको, क्या ये हो सकता है? क्या हमने, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है, आसपास इतना ज्यादा वहां पर लोग इंक्रोचमेंट कर दिया है, या हमने बहुत ज्यादा वहां पर जो रिजॉर्ट, होटल और इमारतें बना दी हैं, क्या ये ज्यादा नुकसान का कारण है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे अगर आपको एक सबसे पहली बात पे जब बसावट होती है तो हम 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो रखते भी हैं और कभी नहीं रखते हैं तो उसका अंजाम ही होता है। उसमें जो सबसे पहली चीज है लैंड यूज, और लैंड यूज के हिसाब से वहां पे हमारा आसपास की रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जो प्राकृतिक रूप से हो सकती हैं। जैसे बादल फटने की बात हुई है, और उत्तरकाशी के पास पुराना इतिहास भी है अर्थक्वेक का, और उस अर्थक्वेक के साथ साथ जो हमारे चमोली का भी एरिया जो है, चमोली में भी बड़े भूकंप का क्षेत्र है। तो उसके हिसाब से हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग, हमारा स्ट्रक्चर का निर्माण और जगह कहाँ पे कौन सी सुरक्षित जगह है, कौन सी असुरक्षित जगह है, इसका ध्यान बहुत जरूरी है। और इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी एक असेसमेंट किया है कि हमारे यहाँ कौन सी जगह सुरक्षित है और कौन सी जगह असुरक्षित है विकास के लिए। तो उस पर इन्फोर्समेंट की आवश्यकता हो सकती है और उसको इन्फोर्स कर भी रहे होंगे, जो उन्होंने अध्ययन किया। जो दूसरी बात जनरल दत्ता कह रहे थे, इसमें एक भारत सरकार ने इसको संज्ञान में लिया। कई जो उन्होंने बताया कि कई लैंडस्लाइड्स हुए और हमारे एक्शंस प्लान बने अथवा नहीं बने, तो भारत सरकार का खास करके जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन में इस तरह के आपदाओं को ध्यान में रखा गया, और स्पेशल केसेस में सारे जो लैंडस्लाइड्स प्रोन स्टेट्स हैं उनको 200 करोड़ इस तरह से धन की राशि की आवंटन भी की गई है। और उसमें राज्य सरकार इसमें प्रपोजल्स बना के उसको आगे बढ़ रही है। लेकिन साथ साथ ये मिटिगेशन की प्रक्रिया तो साथ चल रही है, लेकिन साथ साथ प्राकृतिक जो रूप से बादल फटना और उसकी भी घटनाएं हो रही हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण है इस तरह की घटनाओं के लिए, वो अर्ली वार्निंग का इजाद होना। अर्ली वार्निंग में जो किस तरह से क्लाउड बर्स्ट को हम आइडेंटिफाई करके, जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो भी इस्तेमाल करके लोगों तक हम उसकी सूचना पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अभी आईएमडी एक नाउ कास्टिंग का कार्य शुरू किया, रडार बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेके, लेकिन ये देखना होगा कि वो नाउ कास्ट में हम इस तरह की चीजों को प्रेडिक्ट कर कितना घनत्व है हमारा। सर, ये सारी बातें हम कर रहे हैं, ये सारी बातें तब हो रही हैं जब आज लोगों की जान चली गई है। सारी बातें तब हो रही हैं जहां एक बार फिर हमने वो इतिहास देखिए फिर से दोहरा चुका है अपने आप को। आनंद शर्मा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी के। आनंद जी, हमने इससे पहले भी कई सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाओं पर आपसे बात की है, जो विपदाएं आई हैं, जो त्रासदी आई हैं, जिन्होंने लोगों की जान ले ली है, जिनकी वजह से लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, बिजनेसेस बर्बाद हो गए हैं। केदारनाथ कोई भूला नहीं है, हमने जोशीमठ हमने देखा वो क्या हुआ था वहां पर। ये क्या ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो है कि अर्ली वार्निंग, यदि टाइमली और एक्यूरेट लोकेशन स्पेसिफिक अर्ली वार्निंग दी जाए तो हम आपदा जो खतरे हैं उनको आपदाओं में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। दूसरा ये है कि इस तरह के जो बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश थोड़े से समय में एक छोटे से इलाके में, और बहुत सारा पानी, मलबा, बोल्डर सब आ जाते हैं, तो उससे उसको ऐसे हादसों को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर हाँ, उसके लिए भी अब हमने रडार लगवा दिए हैं, और सुरकंडा का जो रडार है वो इस रीजन को पकड़ता है। मगर उस सिस्टम को पहले डिटेक्ट करना रडार से, सैटेलाइट से, और फिर उसकी मॉनिटरिंग करना और उसका प्रेडिक्शन करना वो किस डायरेक्शन में, किस लोकेशन पे भारी वर्षा देने वाला है। और उसके लिए आपके पास सिर्फ 10-15 मिनट ही बचते हैं। मगर 10-15 मिनट भी पहले हम बचा दें और लोगों को बता दें तो लोग वहाँ से हट सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि हालांकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऊपर रेड अलर्ट घोषित किया हुआ था, बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की थी, मगर मुझे लगता है ये लोकेशन स्पेसिफिक नाउकास्ट जिसे हम कहते हैं वो शायद नहीं था उस इलाके के लिए, और नेचुरली लोग तैयार नहीं थे। क्या कर सकते थे आनंद जी? क्या हम हाथ पर हाथ धरे रख के बैठे रह सकते हैं? जितने भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ऐसी एक आपदा आए फिर उसमें ऐसा ही हो, या क्या करना चाहिए?
देखिए उसके लिए बड़ा क्लियर है कि हम आपदाओं से कुछ सीख नहीं रहे हैं। केदारनाथ के टाइम पे भी आपको मालूम होगा, मैंने 3 से 4 दिन पहले, मैं 15 साल डायरेक्टर था मौसम विभाग का उत्तराखंड में, और मैंने 3 से 4 दिन पहले चेतावनी दी थी। हाँ। और ये भी कहा था भूस्खलन होगा, बहुत भारी वर्षा होगी, पहाड़ों की यात्राएं टाल, सब कुछ बताया गया था, मगर फिर भी किसी ने सुना नहीं। और इधर तो आप, और सबसे बड़ी बात है हम सीख नहीं रहे हैं लेसन। नदी में घुसकर मकान बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, होम स्टे बना रहे हैं। जितनी कंस्ट्रक्शन आप टीवी में आपके चैनल से दिख रही है वो सारी नई कंस्ट्रक्शन दिख रही है, और नदी में अतिक्रमण करके हम अंदर घुस के बना रहे हैं। तो ये तो इसका सीधा सीधा हो गया, आप बैल मुझे मार। हम सीख नहीं रहे हैं। हमें नदियों नालों से, और खासकर पहाड़ी नदियों नालों से तो बहुत दूर रहना है। और निचाई पहले जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती थी ऊंचे वाले इलाकों पे होती थी, अब एक नया ट्रेंड बन गया, लोगों को बिल्कुल नदी का व्यू चाहिए, एकदम पास में रहना चाहते हैं। तो एक बात बताऊं, नुकसान होगा ही। कहा जाता है कि नदी अपना रास्ता भूलती नहीं है, आती है उस रास्ते पर। आप चाहे उस रास्ते पर कुछ भी बना ले, नदी उस रास्ते पर आएगी। बिल्कुल। और वो दिख रहा है, कई आपदाओं में दिख रहा है। मैं आता हूं आपके पास, देखिए एक बड़ी खबर है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बादल फटा है। बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के कई जगहों पर बादल फटने की जानकारियां सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है, और लोग जान हथेली पर रखकर इन जगहों को क्रॉस करने पे मजबूर हैं। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव, PRO रक्षा मंत्रालय देहरादून से जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब, स्वागत है आपका। क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त सर? यहाँ पर ये देखने में लग रहा है कि बहुत भीषण दुर्घटना का शिकार हुए हैं धराली के लोग। अभी वहां पर क्या चल रहा है सर? जी, मैं आपको शुरू से बता देता हूं कि शुरुआत में 1:45 बजे के करीब ये हादसा हुआ था, जिसके बाद 15 मिनट में वहां पे हर्षिल में एक आर्मी की यूनिट तैनात थी। वो आर्मी की यूनिट ने 15 मिनट में अपना कॉलम रेस्क्यू एंड रिलीफ का तैयार किया, और 15 मिनट में डिप्लॉय हो गए थे रेस्क्यू करने के लिए। तकरीबन 150 के करीब वहां पे जवान हमारे इंडियन आर्मी के लगे, आईबीएक्स ब्रिगेड के लगे हुए हैं, जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस इस समय कर रहे हैं। लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से मुझे जो पता चला है, उसमें 20 लोगों को तकरीबन रेस्क्यू कर लिया गया है। और जहां पे भी लोग उनको रेस्क्यू ऑपरेशंस में, जहां पे भी उनको लगता है कि यहाँ पे लोग हो सकते हैं, उसकी तरफ वो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेना की कितनी टुकड़ियां लगी होंगी सर वहां पर? इस समय तकरीबन 150 जवान हैं वहां पे, और जो आईबीएक्स ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर हैं, CO हैं वहां पे, वो सारे लोग वहां पे तैनात हैं इस समय, और पर्सनली इस इवेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। इस इवेंट को सेंट्रल कमांड लखनऊ से भी मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे आर्मी कमांडर साहब पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और वहां पे भारतीय सेना के डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं। तो जो घायल थे उनको तुरंत उपचार जो था वो उस समय प्रदान कर दिया गया है डॉक्टर्स के द्वारा। एक जानकारी ये भी आई कर्नल साहब कि वहां पर हर्षिल के पास जो आर्मी कैंप है, वहां भी 3-4 किलोमीटर के दायरे में एक बादल फटा है। तो क्या वहां भी कोई नुकसान हुआ है? जी, यहाँ पे जो खबर मिली थी उसमें 2-3 जगह बादल फटा है, जिसकी वजह से कुछ सड़क टूटी हैं, कुछ विलेजेस को नुकसान पहुंचा है। शायद वो जो आर्मी कैंप है उसमें भी थोड़ा नुकसान हुआ है। बट इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन आर्मी का फोकस जो है इस समय, वो फोकस यही है कि जितने सिविल एरिया हैं और जितने सिविल लोग हैं उनको रेस्क्यू और रिलीफ मिल सके। ये इस उद्देश्य से इंडियन आर्मी काम कर रही है। तो इस काम में क्या आपने कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी लगाए हैं, कुछ मशीनरी वगैरह भी लगाई है, और कब तक चलेगा? क्योंकि देखिए 6:30 का समय हो रहा है, अब वहां पे शाम होने का वक्त आ रहा है, तो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए कि रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल सके? जी, अगर आप इसको याद करें, पिछले साल माना में भी इसी तरह का ऑपरेशन हुआ था एक, और इंडियन आर्मी ने 24 घंटे वो ऑपरेशन चलाया था, 5 दिन। इसी तरह से जो ब्रिगेड कमांडर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बताया है ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं, और 24 घंटे चलता रहेगा जब तक मैक्सिमम लोगों को सकुशल ना निकाल लिया जाए। नंबर 2, आपने एयर एसेट्स के बारे में पूछा था, तो एयर एसेट्स के बारे में मैं यही बता सकता हूँ कि यहाँ इस समय बहुत ज्यादा वेदर खराब है, तो एयर एसेट्स रेडी हैं, लेकिन उसको डिप्लॉय करने में वेदर का साथ देना जरूरी है। और जैसे ही जरूरत पड़ेगी और वेदर क्लियर होगा तो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में उनको डिप्लॉय किया जाएगा। नंबर 3, आपने पूछा था इंजीनियर इक्विपमेंट में, तो अभी जो है लेटेस्ट में ये है कि जो इक्विपमेंट वहां पे डिप्लॉय किया जा रहा है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लगाए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड, एक रेस्क्यू डॉग वहां पे था, और 3-4 डॉग्स अभी और लेके जाए जा रहे हैं। इसी तरह से मशीनरी, बॉर्डर रोड्स की हेल्प ली जा रही है, उनके डोजर्स और JCB वगैरह होते हैं तो उनकी मदद भी ली जाएगी।
ये ऑपरेशन 24 घंटे चलता रहेगा जब तक मैक्सिमम लोग वहां सकुशल ना निकल जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीवास्तव, आपने अभी ये बताया कि 15-20 लोगों को सेना के जवानों ने सुरक्षित बचाया है, तो क्या कोई जानकारी है कि अभी कितने लोग और हो सकते हैं जो फंसे हो यहाँ पर? जी, इसकी जानकारी एक्चुअली स्टेट डिपार्टमेंट को ही हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन को, कितने लोग वहां थे और कितने लोग, वहां का पॉपुलेशन क्या था। हाँ। अब वही इंडियन आर्मी के साथ जब एडमिनिस्ट्रेशन शेयर करेगा कि कितने लोग वहां पे थे और कितने लोग, पॉपुलेशन क्या थी और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही एक्चुअली क्लियर कर पाएगा। ठीक है। इंडियन आर्मी इस समय उसमें लगी हुई है कि जो सामने उनको मिलता जाए मैक्सिमम लोगों को निकाल सके वहां से। ठीक है, बहुत नोबेल काम कर रहे हैं सर आप, और हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है कि वो वहां पर लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करेगी और जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाएगी। थैंक यू सो मच सर, अपना समय हमें देने के लिए इस क्रूशियल टाइम में और हमें बताने के लिए कि वहां पर इस वक्त सेना क्या कर रही है। लेकिन इस बीच देखिए, एक बड़ा यहाँ पर जो हमारे पास मुद्दा, एक बड़ी जानकारी जो आ रही है वो ये है कि उत्तरकाशी में कल सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। उत्तरकाशी में नदी किनारे घर खाली करवाने को कहा गया है। भटवाड़ी से चिन्याली सौंड तक नदी किनारे बने घर खाली होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो अब वहां पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। उत्तरकाशी में कल सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। नदी किनारे जो घर हैं उनको खाली करवाया जा रहा है और भटवाड़ी से चिन्याली सौंड तक नदी किनारे बने घर जो हैं वो खाली होंगे। ब्रिगेडियर दत्ता, आपने सुना यहाँ पर जो हमारे साथ जो रक्षा मंत्रालय के जो पीआरओ थे वो साफ कह रहे थे कि 24 घंटे सेना रेस्क्यू करेगी। और क्या हम ये माने कि हमारी सेना हर इस आपदा के समय देवदूत बनकर आती है और इस वक्त भी सेना जो रेस्क्यू काम में जुट रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कम से कम वहां पर नुकसान हो और जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो रेस्क्यू एबिलिटी है वो भी बढ़ी है। अगर मौसम अगर सही होता तो शायद वहां पर हम हेलीकॉप्टर्स भी देख रहे होते, जो चंडीगढ़ में इस वक्त वहां पर स्टैंड बाय मोड पे। हाँ बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना हमेशा 24/7 365 डेज तैयार है। और अगर आप देखें कि हमारे यहाँ बिल्कुल, आप देखिए 10 मिनट के अंदर हमारे सारे जितने जवान थे, करीब कंपनी प्लस करीब 150 जवान एकदम डिप्लॉय कर दिए गए। और आपको उत्तराखंड का वो वाकया भी याद होगा जब उन्होंने अपने पीठ पे का पुल बना के लोगों को क्रॉस कराया था। तो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हमेशा तैयार है। हमारा जो एयर एफर्ट्स है, जो पीआरओ ने बताया, एयर एफर्ट्स तैयार है। लेकिन क्योंकि वेदर खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसकी वजह से क्योंकि जो एयर सर्विसेज हैं वो प्रेजेंट नहीं की जा सकती, जो अपनी और इमदाद जो आनी है उसको इंसर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वेदर वार्निंग है। और लेकिन जो भी इम्प्रोवाइज तरीके हैं, जो बैटरीज से जो लाइट जनरेट वगैरह की जाएगी, जो मैनुअल प्रोडिंग की जाएगी, जो मैनुअल सर्च की जाएगी, वो ऑपरेशन जारी रहेंगे जब तक, क्योंकि जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी है, अगर लैंडस्लाइड वगैरह आ गई है तो वो क्योंकि देखिए आदमी के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, सेना के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। अगर सड़कों पे अगर लैंडस्लाइड आ गया है तो लोग पैदल चलना शुरू कर देंगे। लेकिन देखिए, आर्मी तो हमेशा आती है हमें बचाने के लिए, हमेशा उसने इस तरह का जब भी कुछ काम हुआ है तो उसने अपने आप को प्रूव किया। लेकिन संतोष जी, जब भी पहली घटना है नहीं, और मैं कह रहा हूं शायद हो सकता है कि भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है आगे भी कभी ऐसा हुआ तो फिर हम यही बात कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसको रोका जा सकता था क्या? जैसा कि अभी आनंद जी कह रहे हैं, जैसा कि ब्रिगेडियर दत्ता कह रहे हैं, हमने इन आपदाओं से कुछ सीखा नहीं क्या सर? और इसीलिए आज हम इस तरह बार बार इस तरह के जो इमारतें देख रहे हैं जो उनको मुझे पता नहीं कि लीगल है इलीगल है, इनको किस तरह से वहां बनने दिया गया, क्या ये ज्यादा नुकसान का कारण बन जाती? देखिए, सीखने की बात है तो दो बातें कह सकता हूँ। पहली बात ये कह सकता हूं कि इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इनबिल्ट इन्वायरमेंट है, कितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप कर लिया, पहली बात, जिसे हम हटा नहीं सकते या उसको रिट्रोफिट कर सकते हैं या उसको आपदाओं के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो नई जो विकास की प्रणाली है, वो विकास की प्रणाली हमारी किस तरह से इन आपदाओं को ध्यान में रखती है, जो पुराने इंसिडेंट्स हुए हैं उसको इसमें इंटीग्रेट करके आगे की प्लानिंग सुनिश्चित। ये इसमें जितने भी विकास के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं हमारे, चाहे वो सड़क का निर्माण हो रहा है, हाउसिंग का और इंफ्रास्ट्रक्चर, उम्मीद यही करते हैं उसमें की इंटीग्रेशन हो और उसी हिसाब से
सारा निर्माण उम्मीद करते हैं सर कि जो जिम्मेदार हैं वो इस चीज को सुन रहे हो, जितनी टेक्निकल लैंग्वेज में आपने बताया उनको समझ में आया हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे इससे इस तरह की आपदाओं से होने वाले नुकसान को हम कर सकें, अगर आपदाओं को ना रोक सकें। थैंक यू वेरी मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।